ओके, ऑल राइट। हमने डिड वी स्टार्ट ट्रेड यूनियन इन द यस सर। अच्छा, अब उसमें हमने ट्रेड यूनियन फंक्शंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल एक्शन पे हम बात शायद कर रहे यस सर, व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल एक्शन, यहाँ से शुरू करना है हमने। थे। एग्जैक्टली। तो इंडस्ट्रियल एक्शन आप कह लो कि एनी एक्शन टेकन बाय द ट्रेड यूनियन टू, जैसे यहाँ लिखा है, डिसरप्ट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, टू मेक द बिजनेस सफर। मतलब अब ये ऑफ कोर्स चूंकि नेगोशिएशन जो है ना वो इट डिडंट हैपन, वो नहीं हुई, और नाउ दे वांट इट टू बी अचीव्ड, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो अब दे विल रिजॉर्ट टू सर्टेन एक्शंस जो कि वो दिखाएंगे अपनी पावर, या समहाउ वो बिजनेस को चाहेंगे कि सफर करे। तो किसी तरह से बिजनेस एक्टिविटी को स्लो कर देंगे, नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेंगे, वो अ, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्शन। अच्छा, और ताकि ऑफ कोर्स वो जो डिमांड्स हैं दे विल बी met, और द बिजनेस विल बी विल एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। अच्छा, अब वो एक्शन में एक हमारे पास आ रहा है ओवर टाइम बैन। तो इसमें बात हो रही थी, ओवर टाइम का मतलब होता है when workers work more than normal working hours, इसको बोलते हैं ओवर टाइम बैन, सॉरी ओवर टाइम। तो ओवर टाइम कब कराया जाता है, मतलब व्हाई डू यू वांट योर वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम एज एन एम्प्लॉयर? क्या ख्याल है? सर जब पीक टाइम होता है बिजनेस का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जब पीक टाइम चल रहा है एंड यू फील यू आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड, सो यू रिक्वेस्ट योर वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम एंड they will be paid for that overtime as well. So that is the right time for the employees to influence the employer or the business, or to have a negative effect on the business activity. तो वो क्या करते हैं, they refuse to work overtime. अब overtime काम करने से उनको तो पैसे मिल रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट जो ओवर टाइम रेट होता है इट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो डिस्पाइट द फैक्ट वो कहते हैं हमने नहीं करना। तो ठीक है, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं हो पाती, दैट्स ट्रू, लेकिन उससे बिजनेस का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बिजनेस उस वक्त पीक, जैसे आपने कहा कि पीक सीजन चल रहा है, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं करते कि वर्कर्स काम ना करें। और आपको ये भी बताया कि ओवर टाइम करना, लगाना या ना लगाना, इट इज द राइट ऑफ द वर्कर, यू कैन नॉट फोर्स द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम। तो ये राइट मोमेंट है, और वो कहेंगे ओ भाई ठीक है, जो आप कहते हैं करें, काम ना छोड़ें बस, क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम है कि जी अगर कस्टमर्स को रिफ्यूज कर दिया तो नेक्स्ट टाइम दे वोंट बाय, बैड इमेज विल स्प्रेड, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए। तो उनको तो ये टाइमली डिमांड्स को मीट करना ही है। तो ये एक फैक्टर है ओवर टाइम बैन का। तो व्हेन द बिजनेस इज वेरी वीक एंड विल बी willing to accept demands of the ट्रेड यूनियन और द वर्कर्स। अच्छा, वर्क टू रूल। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि वर्क टू रूल, यानी कि यस देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो व्हाइल परफॉर्मिंग अ जॉब, ठीक है, लेकिन समटाइम्स यू फॉलो इट अननेसेसरीली, क्योंकि once you become an experienced employee, or you have a lot of you have spent lot of time there working in the same organization, so now you know what to do, I mean, without getting instructions from your supervisor or from your manager। तो रूल्स यही है ना कि जो इंस्ट्रक्शन मैनेजर की आ रही हैं, रूल्स सुपरवाइजर की आ रही है, फॉलो करें। तो काम इतनी मोनोटोनस नेचर का हो जाता है, और आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपको पता है क्या काम करना है, इवन इफ द मैनेजर इज नॉट देयर, वर्कर नोज व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म द जॉब। लेकिन आप क्या करते हैं, वहां पर आप इस वर्क टू रूल को एज एन एक्सक्यूज बना लेते हैं, और आप क्या कहते हैं जी कि काम है, मैनेजर नहीं आया, सुपरवाइजर नहीं आया, या उसने काम नहीं दिया, तो आपने काम किया भी नहीं, और बाद में कहा जी काम नहीं किया जनाब, आपने कहा नहीं, तो हमने किया नहीं। आप जाहिर तो उस पर वो एक्शन नहीं ना ले सकता, पता था उसको कि क्या करना है, लेकिन
उसने एक्सक्यूज बना लिया कि सर आप ऑर्डर देते तो हमने करना था ना, जबकि वो रोज ही करता है पहले भी। तो ये मुमकिन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वर्क टूर की। नॉर्मली क्या होता है कि मैं अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो क्लास में ये होता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर्स। तो अब लेट्स से कि a teacher is writing questions on the board. Of course वो क्वेश्चन क्यों लिख रहा है, क्योंकि students will be solving those questions या answering those questions later on। और ये रूटीन में होता है, और टीचर्स जो है ना they do it, they write the questions and students they answer it later on in their copies। तो अब वो टीचर ने क्वेश्चन लिखे और टीचर जो है किसी वजह से बाहर चला गया फॉर सम टाइम। टीचर वापस आया तो देखा कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल सिटिंग आइडल। तो अब टीचर कहता है जी काम नहीं किया सर, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दी कब शुरू करना है। तो दिस इज ऑल्सो वर्क टू डू that you strictly follow the rules, and the purpose is not to improve the efficiency. The purpose is to have a negative impact on business activity, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और बिजनेस को नुकसान होगा, टाइम की डिमांड भी नहीं कर पाएगा। तो फिर वर्क टू रूल हो गया जी। फिर गो स्लो। अब गो स्लो में भी हमें क्या है कि टीचर्स बोल रहा हूँ, वर्कर्स इंटेंशनली slow down the working process, their job, whatever they are doing। तो अब वो किसी को पता थोड़ी है, और ये दैट इज इंटेंशनल डेलिबरेटली, ताकि बिजनेस जो है वो अपने टारगेट्स को मीट ना कर सके। मतलब when supervisor is not watching, they sit idle. As soon as supervisor comes back or starts observing them, they start doing work। तो पर्पस यही है कि प्रोडक्शन स्लो हो जाए और टाइम पर टारगेट्स पूरे ना हो सके, सो दैट बिजनेस विल गेट अफेक्टेड। क्योंकि अब तो इंडस्ट्रियल एक्शन में तो पर्पस ही यही है कि टू हार्म द बिजनेस, सिंपल इज दैट, टू हार्म द एम्प्लॉयर। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास स्ट्राइक। तो a situation where employees stop working and do not let other non-unionized workers to enter the workplace। तो अब स्ट्राइक में आप तो काम नहीं करते, आपको पता है स्ट्राइक क्या होती है कि यू डू विजिट द वर्क प्लेस बट यू सिट देयर आइडल। और वो वर्कर्स जो कि ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं होते वो तो काम कर सकते हैं, लेकिन यू डू नॉट लेट देम वर्क एज वेल। तो और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एक पर्पज ये भी है कि द इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो कम्युनिटी को भी, गवर्नमेंट को भी, ताकि एक बैड इमेज स्प्रेड हो, राइट। अच्छा एक मिनट। सर आपका माइक क्लोज है। अच्छा, ये जो स्ट्राइक है ना, ये इट इज यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट बाय द ट्रेड यूनियन, क्योंकि इसका जो नुकसान है ना वो वर्कर्स को भी होता है। और ऑफ कोर्स इफ यू कॉल ऑन अ स्ट्राइक फॉर अ डे और टू, तो आप वर्कर्स को दे वोंट बी गेटिंग वेजेस फॉर दैट डे, क्योंकि दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी जॉब। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स ट्रेड यूनियन होती है टू सपोर्ट वर्कर्स। वो देख सकते हैं कि अगर कुछ वर्कर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, मतलब दे आर सो पुअर के अगर वन डे भी वो काम नहीं करेंगे तो दे वोंट बी एबल टू फीड देयर फैमिली, तो फिर ट्रेड यूनियन होती है सपोर्ट करने के लिए। बट तो ये है सारे एक्शंस व्हिच कैन बी टेकन बाय द ट्रेड यूनियन। आगे चलते हैं। तो व्हेन ट्रेड यूनियंस आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिजनेसेस सक्सेसफुली, मतलब हम कह सकते हैं व्हेन ट्रेड यूनियन इज इन ए स्ट्रांग पोजीशन टू हैव देयर से और to get their demands accepted by the business। तो ऐसा कब होता है? अब वो सिचुएशन दी हुई है जैसे स्ट्रेंथ इन नंबर।
मतलब ये कि the workers who are working in the organization, majority of them are part of trade union. इमेजिन करो ना कि लेट्स से देयर आर 500 वर्किंग इन अ फैक्ट्री और सिर्फ 10 वर्कर्स ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, तो 10 वर्कर्स अगर कुछ प्रोटेस्ट करते भी हैं उनको तो वैसे ही निकाल देंगे, चले जी आप फारग हैं जाएं। लेकिन इमेजिन कि आउट ऑफ 500 वर्कर्स द 400 वर्कर्स आर पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन और वो नहीं काम कर रहे या स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 400 वर्कर्स को तो नहीं निकाला जा सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर निकाल देंगे तो काम कौन करेगा। एंड इट वुड टेक अ ह्यूज टाइम टू हायर 400 वर्कर्स, वो रिक्रूटमेंट में बहुत टाइम लग जाएगा, तो नुकसान तो फिर भी हो जाएगा प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा। तो ये एक फायदा है कि स्ट्रेंथ इन नंबर में वर्कर्स जो है ना उनकी से होती है और दे कैन पुट प्रेशर ऑन द बिजनेस और ऑन द एम्प्लॉयर, तो उनको प्रेशराइज करना आसान हो जाता है। अच्छा, फिर मीडिया कवरेज है। यस, अगर ट्रेड यूनियन के मीडिया लिंक्स हैं और वाइल दे आर टेकिंग एन एक्शन सच एज स्ट्राइक, तो मीडिया जो है वो उनको कवर कर रहा है, वो चाहे प्रिंट मीडिया है या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो भी है कवर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ हैविंग बैड पब्लिसिटी टू बी रीच टू पीपल या टू द कम्युनिटी और टू द पोटेंशियल बायर्स, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके। तो ऑफ कोर्स फिर उतना ही आपका जो इमेज है ना वो खराब होगा। तो ये एक इम्पैक्ट है जिसमें वो चाहेंगे कि जल्दी से रिजॉल्व हो जाए जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। फिर यूनियन मेंबर्स आ रहे हैं, have union members produce products which have no close substitute। अच्छा, तो ये इसका मतलब क्या है? अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यूनियन मेंबर्स ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें उनकी बात क्यों मानी जाएगी? आगे मैंने लिखा तो है, बट देयर इज अनदर रीजन एज वेल। मैंने लिखा ना, प्रेशर फ्रॉम कंज्यूमर्स एज दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, कि भैया अगर चीज नहीं बनेगी तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो प्रेशर हो सकता है फॉर्म हो जाए, प्रेशर ग्रुप बन जाए कि जी ये बिजनेस जो है ना वो कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, या दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग it because they are, yeah, it is the only organization which is producing such product। तो ये तो हो सकता है, लेकिन एक और रीजन भी है कि अगर किसी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो यूनियन मेंबर्स की बात मानी जाएगी। मतलब अगर वो वेज ज्यादा मांग रहे हैं, फर्ज किया वर्किंग कंडीशन को बेहतर करवाना चाह रहे हैं, तब भी तो उनकी बात मानी जाएगी। क्यों बोला? सर शायद इसलिए कि अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उनको उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मतलब सारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो उन्हीं के कस्टमर्स हैं, तो अगर वो ही स्टॉप कर देंगे प्रोडक्शन तो फिर वो कस्टमर्स आएंगे ही नहीं और उनको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी बात तो वैसे ही ठीक है, लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर भी नुकसान नहीं होगा कि अगर एक बिजनेस है और उसका उसके सब्स्टिट्यूट बहुत से हैं, तो वर्कर वहां पे काम नहीं कर रहे, तो वहां नुकसान नहीं होगा कि कस्टमर आएंगे तो नहीं मिलेगा तो वो स्विच कर जाएंगे कंपटीटर की तरफ। ऐसे लेकिन अगर उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो मतलब उसकी प्राइसेस तो ज़्यादा हाई है ना। हाँ ये यहाँ थोड़ा ना, थोड़ा सा रेलेवेंट है। जब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका मतलब है कि फर्म्स कैन चार्ज अ हायर प्राइस, क्योंकि डिमांड तो इनएलास्टिक हो गई ना, ऐसे ही है ना। और हमने पढ़ा था जब डिमांड इनएलास्टिक हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप हायर प्राइस क्यों चार्ज कर रही हैं कि लेट्स से कि इफ वर्कर्स आर डिमांडिंग हायर वेजेस, so in order to cover higher wage cost, firms can easily increase their price and they know that people will still buy it because they have no other alternative। तो आसानी से अपनी हायर कॉस्ट को कवर कर सकते हैं, तो वर्कर्स की बात को वो मान लेंगे, इसलिए सही हो गया। यस सर। अच्छा, तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैसे ये ऐड किया जा सकते हैं यहाँ पर कि इट इज easier for the firms to increase price to cover higher labor cost। मैंने लेबर कॉस्ट लिख दिया ना, क्योंकि उसमें वेज के अलावा और भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इट इज इजियर फॉर द फर्म, मैंने फर्म लिख दिया, फर्म
to increase price to cover higher cost, uh, to higher to cover higher labor cost as demand becomes inelastic. तो इनफैक्ट उनको फायदा ही हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो अगर हम देखते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर फर्ज किया कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई एक्शन लेना है सच एज स्ट्राइक, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेट्स से पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बिल्डिंग एंड पुटिंग अप प्ले कार्ड्स, तो इतनी सारी गैदरिंग को इकट्ठा करना, फिर हो सकता है खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है, बैनर्स वगैरह जो भी आपको चाहिए होता है, वो उसके लिए ट्रेड यूनियन के पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। तो और ऑफ कोर्स उस वक्त वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्राइक में तो वर्कर्स काम नहीं कर रहे, इसका मतलब दे आर नॉट गेटिंग ए वेज ऑन डेली बेसिस। वो स्ट्राइक 2 दिन की है, 3 दिन की है, 4 दिन की, हफ्ते की है। तो ट्रेड यूनियन को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो आसानी से वो जो लोग हैं जो नहीं काम कर रहे, या अगर फर्ज किया कि कुछ लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया है फैक्ट्री ने, और जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन जो है प्रोटेस्ट कर रही है, तो उन एम्प्लॉइज को मीनवाइल सपोर्ट करना फाइनेंशियली वो करना चाहिए, और वो तभी करेंगे व्हेन दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस। तो वरना तो वर्कर कहेंगे भैया आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो फायदा नहीं हो रहा, आप तो हमारा तो रोजी रोटी नहीं चल रही है, रोज के खाने के लाले पड़े हैं। तो वो मीनवाइल जब तक कि दे आर नॉट बैक ऑन देयर जॉब, तो ट्रेड यूनियन इज देयर टू सपोर्ट देम। और जो वर्कर स्ट्राइक पे हैं उनको भी अगर सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो अगर वो डेली वेज अर्नर्स हैं एंड व्हेनेवर दे गेट वेजेस एट द एंड ऑफ द डे, दे यूज इट टू सपोर्ट देयर फैमिली, तो नहीं मिलेगी तो कैसे सपोर्ट करेंगे? फिर ट्रेड यूनियन कम्स इनटू प्ले, और वो फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। अच्छा, इसी तरह से there is a period of rising inflation, so easier to raise prices in case of high wage cost. अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो फर्म को एक एक्सक्यूज मिल जाता है कीमत बढ़ाने का, तो बिकॉज एवरीबडी नो दैट प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स आर इंक्रीजिंग, तो अगर ये वेज ज्यादा दे देते हैं और उसको कवर करने के लिए हायर प्राइस भी चार्ज करते हैं, तो आ, इतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर विल कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसलिए उस मौके पर भी ट्रेड यूनियन की बात मान ली जाएगी, जो भी उनका मुतालबा है, क्योंकि वेन एवर यू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एज एन एम्प्लॉयर, तो उससे बिजनेस की कॉस्ट तो बढ़ती ही है, तो कॉस्ट बढ़ने को कवर करने के लिए प्राइसेस बढ़ा देंगे तो बात बन जाएगी ना। तो अगर वो बिजनेस कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, तो ट्रेड यूनियन जो है ना आसानी से अपनी बात मनवा सकते हैं। दे आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिजनेसेस सक्सेसफुली, यानी कि बात मानी जाएगी। ऊपर वाला जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसमें भी यही है ना, आप स्ट्राइक कर रहे हैं या वर्कर अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ना तो वो स्ट्राइक कामयाब होनी है, और ना वो वर्कर्स जो है ना वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं, या वट एवर फाइनेंशियल क्राइसिस दे आर फेसिंग। तो वो फिर बिजनेस कहेगा ठीक है यार और लंबा करो, यही कहेगा ना बिजनेस। तो बिजनेस कहेगा जी ये और लंबा जरा खींचो 2-4 दिन, तो इनको जरा अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं, ये अपने वर्कर को कैसे सपोर्ट करेंगे, वर्कर खुद ही छोड़ देंगे इनको, तो फिर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फिर वर्कर जो है ना वो दे विल बी, या ट्रेड यूनियन वो लाइकली टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस सक्सेस। अच्छा, फिर वेज इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बिजनेस। मतलब ये कि होता है ना ऐसे कि लेट्स से कि बिजनेस इज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, तो अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट इज देयर। तो अब अगर थोड़ी सी वेजेस बढ़ानी पड़ रही है आपको, तो वो टोटल कॉस्ट में सिग्निफिकेंटली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उससे बिजनेस को कोई तरह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो फिर लाइकली टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। हाँ, अगर लेबर इंटेंसिव है या लेबर कॉस्ट का
एक टोटल कॉस्ट का एक मेजर प्रोपोर्शन है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लेबर कॉस्ट काफी हाई है, तो फिर थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो टोटल कॉस्ट पे फिर इम्पैक्ट और ज्यादा आ जाएगा आपका, तो वो उनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। तो इसी तरह आगे ये तो हमने क्लियर कर लिया। फिर इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये बिजनेस पे, यूनियन मेंबर्स पे, कंज्यूमर्स पे और इकोनॉमी पे क्या क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। बिजनेस में क्या है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि वट एवर इज डिमांडेड बाय ट्रेड यूनियन, इट विल रिजल्ट इन टू हायर कॉस्ट फॉर द बिजनेस। तो वो मैंने हायर कॉस्ट का पहले लिख दिया, एज हायर वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स टू वर्कर्स पुश अप कॉस्ट। फिर लॉस ऑफ आउटपुट की बात हम कर रहे हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब whenever an industrial action is taken such as strike, तो of course for that day or for given day जब तक strike चल रही है, तो nothing is being produced, no revenue is being generated, so as a result no profit will be earned। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा बिजनेस को। यूनियन मेंबर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स लॉस ऑफ वेज है व्हेन दे आर ऑन स्ट्राइक। तो अगर वो एक आध दिन की है और वो वेज नहीं दे रहे, ट्रेड यूनियन जो है ना, वो वेज नहीं मिल रही, तो वो एम्प्लॉयर वेज नहीं दे रहा, उनको मिल भी नहीं रही। ट्रेड यूनियन तो उनको सपोर्ट करेंगे ना जिनको लगता है कि इनके तो डेली बेसिस पे इनको वेज मिलती है, तो ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं, खाना पीना करते हैं, उनको तो कर देगी, लेकिन नॉट टू ऑल वर्कर्स। तो वेज आपकी चली जाएगी। माना हो सकता है बाद में यू विल बी एबल टू कवर इट अप, कि आपको बाद में आपकी वेजेस की डिमांड जो है ना वो मान ली गई और आपको वो कवर भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा जी, तो लॉस ऑफ वेज तो हमें समझ आ गया, ये वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, इसको डेवलप आप कर लेंगे कि जब वेज नहीं मिलेगी तो वर्कर्स वोंट बी एबल टू, अगर वो फॉर सर्टेन डेज है तो ऑफ कोर्स उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी एंड दे वोंट बी एबल टू बाय दोज आइटम्स व्हिच दे वर एबल टू बाय अर्लियर। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा फॉर दोज डेज, या वो अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, एंड हु नोज कि स्ट्राइक कब तक चलती है। तो अगर लंबी हो जाएगी तो वो नुकसान आपका बढ़ जाएगा वर्कर्स का। तो एंड पर्टिकुलरली उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा जो कि डेली वेज अर्नर्स है, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट करेगी तो एक हद तक ही करेगी ना, तो उनसे प्रॉब्लम आ जाएगी उनको। अच्छा, लॉस ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ लॉस कस्टमर्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शंस, ये भी कि ये भी हो सकता है कि आपके अगर प्रोलॉन्ग कर गई है स्ट्राइक, तो स्ट्राइक ज्यादा लंबी होने से प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो कस्टमर भी फिर आपसे आपने लूज कर दिया, किसने, फर्म ने। तो जब कस्टमर ही लूज हो गए तो फिर बिजनेस कहेगा जनाब अब तो हमें वर्कर की जरूरत ही नहीं है इतनी, हमारे तो कस्टमर ही कम हो गए, तो हो सकता है उनकी जॉब ही चली जाए। ठीक है, तो ये मुमकिन है। तो या ये भी हो सकता है कि वो लॉस ऑफ जॉब इस तरह भी हो सकती है कि मेंबर ने स्ट्राइक की और वो नहीं सुन रहे, तो कहने कि अब तो कस्टमर हमारे सारे चले गए, या हमें इतना लॉस हो रहा है कि हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो तभी तो जॉब चली गई ना। अब ट्रेड यूनियन क्या करेगी जब बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ट्रेड यूनियन अब क्या स्ट्राइक करके करेगी क्या? तो उसमें वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उस केस में। अच्छा, वो जॉब परमानेंटली चली गई ना उनकी। फिर कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो अनएबल टू गेट गुड्स दे वांट ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शंस। अच्छा, तो कंज्यूमर्स की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो आउटपुट नहीं बन रही, तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी गेटिंग द गुड्स दे डिजायर, तो उनको भी इम्पैक्ट आ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहा है, अपनी वो नीड या वांट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे उस केस में। होता है ना, कुछ स्ट्राइक कर दी पेट्रोल पंप वालों ने या जो फ्लोर मिल्स वालों ने, तो फिर आटा शॉर्ट हो गया, पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम किसको होती है? तो इट वुड बी वेरी ट्रबलसम फॉर द जनरल पब्लिक। इसी तरह हायर प्राइसेस जो है वो भी, एज ट्रेड यूनियन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, ट्रेड यूनियन ने अपनी बात मनवा ली, तो फर्म ने प्राइसेस हाई कर दी, और जिससे इम्पैक्ट किस पे आया? इम्पैक्ट आया कंज्यूमर्स पे। तो उनको अब दे हैव टू पे मोर टू बाय द सेम आइटम, तो अब नाउ दे वोंट बी लेफ्ट विद एनफ मनी टू बाय अदर आइटम्स, तो लिविंग स्टैंडर्ड पे इम्पैक्ट आ गया ना उनके।
अच्छा, इसी तरह इकोनॉमी भी क्या आ रहा है, लॉस ऑफ रेपुटेशन, यानी कि अगर आए दिन फ्रीक्वेंटली स्ट्राइकिंग होती रही तो फिर तो इम्प्रेशन ये पड़ता है ना कंट्री, उस कंट्री का, कि यार ये तो बड़ी रेस्टलेसनेस है कंट्री का, कि आए दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट और हड़तालें और ये काम चलते रहते हैं। तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे वोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है किसी भी मुल्क के लिए। फॉरेन करेंसी भी उससे आती है, और उससे ऑफ कोर्स जब इन्वेस्टमेंट आती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, जीडीपी भी बढ़ती है। Employment, foreign currency reserves, and GDP. आपको होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आ रही है तो फॉरेन करेंसी आपके पास आ रही है। वैसे तो हमने ये बाद में पढ़ना है लास्ट चैप्टर में, फॉरेन करेंसी क्यों जरूरी है आपके लिए, फॉरेन रिजर्व्स क्या करने हैं? सर इम्पोर्ट्स के लिए। हाँ जी, वेरी गुड। इम्पोर्ट के लिए, वरना अगर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो आपको पहले फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ जाएगी, और वो आपके लिए बड़ा महंगा हो जाएगा। जैसे भी डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है, चला गया, चले 270 पे, 260 पे आ गया, 260 पे, तो आपको भी अगर डॉलर खरीदना है तो 260 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो आपके वहां पहले डॉलर हो, तो खरीदना तो नहीं पड़ेगा फिर, आप तो डॉलर दोगे, चीजें ले लोगे। तो अभी ये प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, ये बहुत कम है, तो पेट्रोल लेने की प्रॉब्लम आगे आने वाली है, या आ सकती है, या मेडिसिन जो इम्पोर्ट करते हैं उनकी प्रॉब्लम तो शुरू हो चुकी हुई है पहले, ये है। अच्छा, फिर बिजनेसेस में बी encouraged higher unemployment, lower incomes and poverty in development में लिखा है। Of course, जब ट्रेड यूनियन मौजूद है तो बिजनेस भी कहेंगे चलो यार, ये तो प्रॉफिट हमें हो नहीं रहा, हमें तंग कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को डिसरप्ट कर रहे हैं, तो लेट्स क्लोज इट डाउन फॉर द टाइम बीइंग और परमानेंटली। तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम भी और पॉवर्टी भी बढ़ेगी, तो उससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट दो अनएम्प्लॉयड पीपल, और पीपल हैविंग लोअर इनकम्स, या पीपल हु आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो उन पे इम्पैक्ट आएगा। तो इसी तरह लोअर टैक्स रेवेन्यू, रिड्यूस गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सारी बात है, अगर ट्रेड यूनियन डिसरप्ट करेगी प्रोडक्शन को, तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो बिकेगी नहीं, जब बिकेगी नहीं तो जो चीजों पे टैक्स लगा होता है, जैसे जीएसटी बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो चीजों पे लगता है, तो वो भी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स होता है, तो टैक्स जब कम आएगा तो गवर्नमेंट फिर खर्च भी नहीं कर पाएगी इकोनॉमी पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, हेल्थ केयर पे, स्कूल्स पे, या टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चारों एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए ट्रेड यूनियन के इम्पैक्ट को। अब हम आगे चलते हैं तो सब अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो लिंक टू ट्रेड यूनियन है, वो अ, कौन से है जी, क्लोज शॉप। अब नाम से लग रहा है मेरी दुकान है शायद बंद है, तो अब लिखा हुआ है मैंने क्या, कि क्लोज शॉप का मतलब है ऑल वर्कर्स आर पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन। कोई भी नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर नहीं है, नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर होता है हु इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये ऐसा ऐसा बिजनेस जिसमें सारे वर्कर ट्रेड यूनियन के पार्ट के मेंबर हैं। अच्छा, इसका ना बिजनेस को फायदा भी होता है, आप बता सकती हो क्या फायदा होता सर ईजियर टू नेगोशिएट। है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वरना हर वर्कर अपनी डेट ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाएगा। तो व्हेन ऑल वर्कर्स आर पार्ट ऑफ सेम ट्रेड यूनियन, तो आपको सिर्फ एक ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव से निगोशिएट करना है फॉर कॉमन डिमांड्स, एंड दैट्स इट। बाकी सारे वर्कर्स को आपने डील ही नहीं करना। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, जिसको शॉप स्टीवर्ड भी बोलते हैं। अब वो वर्कर्स को खुद ही उनको हैंडल करेगा, तो टाइम बचता है, और ऑफ कोर्स जितने लोग होंगे उतना ही कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ये बात एक सही है, और जो मैनेजमेंट है वो फोकस कर सकती है अपने मेन जॉब पे, दैट इज मैनेजिंग द बिजनेस। अच्छा, ओपन जॉब ये इसका रिवर्स हो गया, कि जहां पर एम्प्लॉयज को ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। वहां तो है ना कि आपने जॉब लेनी है क्लोज जॉब में तो मेंबर बने, ओपन जॉब में आपने मेंबर बनना है नहीं बनना अप टू यू, तो आप अगर कॉम्पिटेंट है तो आपको जॉब मिल जाएगी। फिर सिंगल यूनियन एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट भी किया जाता है बाज़ वर्कर्स से, कि जनाब आपके वर्कर्स ट्रेड यूनियन के मेंबर बने, फाइन, इट इज द राइट ऑफ द वर्कर्स
टू बिकम मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, लेकिन आप सबने एक ही ट्रेड यूनियन के मेंबर बनना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है इंडस्ट्रियल यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि हर यूनियन के अपने कॉमन इंटरेस्ट होंगे। तो वो फिर हर एक से फिर इंडिविजुअली नेगोशिएट करना पड़ेगा, दैट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, और सबको फिर हैंडल करना मुमकिन भी नहीं होगा बिजनेस के। तो ये सिंगल यूनियन एग्रीमेंट भी हो सकता है वर्कर के साथ। अच्छा, फिर हमारे पास आगे आगे लीगल मिनिमम वेज, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। मुझे ये बताओ कि लीगल मिनिमम वेज क्यों, क्या होती है, वो आपको पता है कि नाउ नोबडी कैन pay wages to any of the worker below that level. If it is given, it will be considered as illegal and action will be taken by the government against that business or that employer. कि इतनी दे या इससे ज्यादा दें, आप इससे कम नहीं दे सकते। अच्छा, और उसका मकसद जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, उसका मकसद क्या है कि कि वर्कर्स एक्सप्लॉइट ना हो, उनको हाँ जी, अनफेयर वेज ना मिले। अनफेयर वेज ना मिले, कि कोई वर्कर है वो लुकिंग फॉर अ जॉब और ही इज वेरी पुअर, लिव्स इन मिजरेबल पॉवर्टी, तो वो तो कहेगा भाई कोई भी वेज दे दो, कम से कम एक वक्त की रोटी तो खाएंगे। तो उनको फिर दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को आइडिया है कि ये नहीं देखना फिर कि बिजनेस कह रहा है जनाब वर्कर तो काम करने के लिए तैयार है, हमने तो दोनों ने एग्रीमेंट की है और वर्कर विलिंग है काम करने के लिए, मैं तो जबरदस्ती नहीं करवा रहा। तो लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि जो वेज मिल रही है दिस इज टू लो, और इससे घर नहीं चल सकता। तो और गवर्नमेंट को पता है कि वर्कर ने क्यों एक्सेप्ट की होगी, तो देन गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम वेज। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत कम वेज भी दी जा रही है और वर्कर्स बेचारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है। अच्छा, ये नीचे चला गया। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि मिनिमम वेज हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट की जाती है। समझ आ रही है बात की है? यानी कि मिनिमम वेज विल ओनली बी इफेक्टिव व्हेन इट इज चार्ज अबव द इक्विलिब्रियम वेज। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुड्स मार्केट में मिनिमम प्राइस होती है, हमने पीछे पढ़ा है मिनिमम प्राइस भी वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की होती है, बिल्कुल सही। लेकिन वो भी इक्विलिब्रियम से ऊपर चार्ज करें तो इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव मतलब कि इट विल बी एबल टू मीट इट्स पर्पस। तो पर्पस तो यही है ना कि वेज को, वर्कर्स को वेज ज्यादा मिले। अगर मिनिमम वेज आप इक्विलिब्रियम से नीचे रख देंगे, यानी कि डब्ल्यू नॉट से नीचे, तो डब्ल्यू नॉट तो पहले ही आपको लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है, तो वो तो डब्ल्यू नॉट ही मिलती रहेगी। हर एम्प्लॉयर कहेगा जनाब हम तो पहले ही ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर वर्कर्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऊपर रखनी है आपने मिनिमम वेज, ताकि वर्कर्स को फायदा हो। उसमें भी वैसे इश्यूज आ जाते हैं कि जब मिनिमम वेज ऊपर देते हैं तो आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, जो डिमांड फॉर लेबर है। मैं आपको ना इसको दिखाता हूँ यहाँ पे बना के। अच्छा, ये ना टाइम भी खत्म हो रहा है, तो क्या कहते हैं, दोबारा से आप जो है